पुलिस कांस्टेबल सुभाष तोमर जी की मृत्यु के ऊपर हमें खेद है और उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदनाएं हैं। उनकी मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे पहले हम ये मांग करते हैं कि जो कोई भी उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे से किसी का भी कोई रिश्तेदार हो, चाहे भाई भतीजा हो, चाहे हम ही लोग जिम्मेदार हों। जो भी उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है हम मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये गैंगरेप के बाद जो आंदोलन हुआ ये आम लोगों का आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन था। लेकिन कुछ दिनों से इसके अंदर कुछ शरारती तत्वों ने घुसकर इस आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश की। हम लोग वहाँ 2-3 दिन मौजूद थे। जहाँ जहाँ हम लोगों ने हिंसा होते हुए देखी, हमने लोगों से अपील की शांति बरतने के लिए और हम लोगों ने उन लोगों को रोककर उनके हाथों से पत्थर वापस लिए, उनको रोका हम लोगों ने हिंसा करने के लिए। हम किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन के खिलाफ हैं, लेकिन जो लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे पुलिस उनको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रही है या जानबूझ के नाकाम रही है, इसका तो हम नहीं कह सकते। और पुलिस ने 8 लड़कों को, 8 युवाओं को संडे को गिरफ्तार करके उनके ऊपर धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया और कल उनको अदालत के सामने प्रस्तुत किया। इन 8 लोगों में एक व्यक्ति जिसका नाम चमन है, वो आम आदमी पार्टी की समय समय पे अलग अलग कार्रवाइयों के साथ जुड़ा रहा है। बाकी 7 लोगों को हम लोग नहीं जानते थे। अगर इन 8 लोगों में से किसी ने भी अगर सुभाष तोमर की मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार है तो हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर चमन भी जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस निर्दोष लोगों को और निर्दोष युवाओं को जानबूझ के पकड़ के और उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाने की कोशिश करेगी और युवा छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश करेगी, उनका भविष्य बिगाड़ने की कोशिश करेगी, तो हम और हमारी पार्टी और हम सब लोग उन निर्दोष युवाओं के साथ खड़े हुए मिलेंगे। कल कोर्ट में जब उन लोगों के सामने उनको युवाओं को प्रस्तुत किया गया और जो कुछ कार्रवाई कोर्ट के सामने हुई वो पूरा का पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ एक रत्ती भर भी सबूत नहीं है और जानबूझकर पुलिस इन 8 युवाओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। मनीष कल वहाँ पे कोर्ट में मौजूद थे। मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूँगा कि कल कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसको ज़रा आप लोगों को बताएं। मैं वहाँ पर मौजूद था कल कोर्ट में और अदालत की इजाज़त से मैंने कुछ बातें रखी थी। उसमें जो बात निकल के आई वहाँ पर साफ साफ पुलिस ने माना कि इन 8 युवाओं को अलग अलग जगह से उठाया गया था, अलग अलग समय पे उठाया गया था। दूसरा, पुलिस ने माना कि अदालत ने उनसे पूछा कि इनमें से किसने पत्थर फेंका है, किसने गाड़ी तोड़ी है या किसने हिंसा फैलाई है, किसने घायल कांस्टेबल की जो घटना हुई है कांस्टेबल के घायल होने की, उसमें कौन इन्वॉल्व रहा है। पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से हमने किसी को ना तो पत्थर फेंकते हुए देखा, ना किसी को गाड़ियां तोड़ते हुए देखा, ना किसी को किसी पुलिस वाले को मारते हुए पीटते हुए देखा। उन्होंने, पुलिस के अधिकारियों ने वहाँ पर माना। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि फिर आपने FIR क्यों की है, FIR में क्या लिखा है। अदालत ने FIR देख के कहा कि इसमें तो आपने कुछ भी नहीं लिखा है इनके बारे में। अदालत ने उनसे भी पूछा कि जिस जगह पे कांस्टेबल घायल हुए हैं इनमें से वहाँ से कौन पकड़ा गया था। तो पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जी वहाँ से तो कोई नहीं पकड़ा गया इनमें से। तो ये समझ नहीं आया कि फिर वो लोग किस दोष में पकड़े गए थे और कैसे उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगाया गया। FIR में क्या लिखा था इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोमनाथ जी से। सोमनाथ जी वहाँ पर थे, वो वकील हैं। सोमनाथ जी वकील हैं जिन्होंने वहाँ पे उन लोगों की पेशी की थी, उन लोगों की वकालत की थी। एक चीज़ मैं बता दूं कि कल 307 के मामले में बेल नहीं होती है। बेल मिलना 307 के मामले में बहुत ही मुश्किल होता है।
लेकिन जब कोर्ट ने और जज ने सारी बातें सुनी तो जज को सीधा सीधा समझ में आ गया कि बिल्कुल फर्जी मामला लेके आई है पुलिस। तो मैं सोमनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्ट में जो जो हुआ एक बार बताएं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा और जब मैं एफआईआर की वर्डिंग्स को पढ़ा तो एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स वहाँ पे नजर आए। एक छोटी सी कहानी पहले गढ़ी गई कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी धरना दे रहे थे, वहाँ पे तोड़ाफोड़ी कर रहे थे और अचानक 8 लोगों को उठा लिया गया। इन 8 लोगों पे जो चार्जेस लगे हैं और जो घटनाक्रम बयान किया है उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और इस बात को जज साहब ने बखूबी माना, और जज साहब ने बखूबी इतना माना कि जब मैंने कहा कि साहब सिक्योरिटी तो आज मिल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सारा कॉर्डन ऑफ कर रखा है एरिया को, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप कल परसों में जब भी अवेलेबल हो सके तो उसको करा दीजिएगा। ना हमने बहुत इन 8 लोगों में से मेरे ख्याल है कि 6 लोगों की सिक्योरिटी भी दी नहीं है, इनके फोटोग्राफ्स भी नहीं दिए हुए हैं। तो इतना ये फिक्सिशियस मामला है, इतना वीक मैटर है कि इस पे कोई केस बनता ही नहीं इन 8 लोगों पे, नंबर 1। नंबर 2, एक पुलिस वाला ने मुझे बताया जी कि हम तो कह रहे थे कि भैया इस पे तो कोई चार्जेस बनते नहीं, इनमें से कोई भी आदमी उस घटनास्थल से उठाया नहीं गया है। तो किसी एसीपी के कहने पे ये जबरदस्ती एफआईआर दर्ज कराया गया है। फिर इस पुलिस वाले ये कह रहा था कि जी अब तो हम फंस गए, अब तो आप हाईकोर्ट जाओगे और हमारी तो वो लग जाएगी। तो फिर वो कहते हैं कि साहब अब हमें कहा गया है कि वहाँ से जो भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उन जगहों पे के ऊपर किसी का फेस निकाल दो। पोस्ट फैक्टो, पोस्ट एफआईआर अब ये लोग एविडेंस तलाश रहे हैं। एक ऑन वन साइड दिल्ली पुलिस नाकाम रही सुरक्षा देने में हमारी माँ बहनों को, दूसरी तरफ से अपनी बेवकूफियों को और अपनी इनइफेक्टिवनेस को छुपाने के लिए हमारे ही लोगों को बगैर किसी बेसिस के ऊपर ऐसी धाराएं 307 जैसी धाराएं पे केस करना, ये इनको शोभा नहीं देता। अब सबूत कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं इसकी भी बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं ऋषि से रिक्वेस्ट करूंगा, ऋषि एफआईआर की कॉपी लेने गए थे पुलिस थाने और उनके सामने पुलिस के बीच में क्या बातचीत हो रही थी इसके बारे में जरा सुनिए। ऋषि भी एक लॉयर हैं, वकील हैं। जब मैं वहाँ पे गया एफआईआर की कॉपी लेने के लिए तो जो आईओ था उसने किसी एक ड्राइवर को जो पता नहीं कहाँ से बुलाया था उसे बुला रखा था और उस ड्राइवर से ये स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया कि आप ये जो तोड़फोड़ हुई है और आपके साथ मारपीट हुई है वो इसी मॉब ने किया है और इन लोगों ने किया है। तो वो वहाँ पे एक जो एक्यूज्ड है इसमें वो भी वहाँ मौजूद था, वो अपना पर्स वगैरह लेने के लिए गया था। तो वहाँ पे पूछा गया कि ये इसको जानते हो आप? ड्राइवर से मैंने पूछा कि आप ये जानते हो? बोला जी नहीं। तो जो एक्यूज वहाँ पे मौजूद था उसे वो जानते नहीं है, तो उन 8 के खिलाफ वो क्या स्टेटमेंट देंगे? तो इस तरीके से गलत तरीके से सबूत जुटाने का जो प्रयास है वो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया। एक बात और, इसमें डेडली वेपन की जो कुछ धाराएं इसमें लगाई है कि आदमी के पास डेडली वेपन्स होने बहुत जरूरी हैं। इनके पास जमा तलाशी में निकला क्या है? कुछ नहीं, बेचारों के पर्स थे और उनके मोबाइल थे। मोबाइल इन्होंने अभी तक रखा हुआ है, वो इनको मेरा ख्याल कल दे देंगे। देखिए 8 लोगों के ऊपर था, जैसा कि अरविंद ने बताया कि एक चमन सिंह कार्यकर्ता रहे हैं, गतिविधियों में शामिल रहे हैं। 7 लोग तो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, हमारे साथ तो उनका जुड़े हुए थे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद बड़े आश्चर्यजनक रूप से आज दिल्ली पुलिस ने एक और झूठ बोला है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने झूठ बोला है कि मनीष सिसोदिया ने 8 लोगों की ज़मानत ली है। ये सरासर झूठ है। हकीकत यह है कि हमने उनमें से किसी की भी ज़मानत नहीं ली। उनमें से जिसके पुलिस तो हमको कुछ बताने को ही तैयार नहीं थी। परिवार के लोगों को सूचित किया था, जिसके परिवार के लोग आ गए थे वो लोग आके अपने अपने परिवार के लोगों की ज़मानत ले गए और जिसके नहीं थे उनको आगे का समय दिया गया है सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है कि 8 लोगों की ज़मानत मनीष सिसोदिया ने ली है। ये पुलिस किस साजिश के तहत काम कर रही है हमें नहीं पता। देखिए नहीं, मनीष ने किसी की जमानत नहीं दी है। ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार कि पिछले 3-4 दिन में जितनी वायलेंस हुई है वो स्वामी रामदेव जी की वजह से हुई है, वीके सिंह की वजह से हुई है, अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 साल की खुंदक निकाल रही है सरकार। और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर इस उनकी मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है, अगर हम लोग जिम्मेदार हैं, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए।
अगर चमन जिम्मेदार है, आप चमन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप निर्दोष युवाओं को फंसाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो हम उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने कुछ युवाओं का भविष्य खराब करने की कोशिश की, आज एसडीएम का बयान आया है कि एसडीएम के ऊपर किस तरह से दिल्ली पुलिस दबाव डाल रही है, और इस मामले में इन 8 लोगों को घटनाक्रम ये दिखाता है कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। और अगर सरकार गलत तरीके से युवाओं को फंसाकर उनका भविष्य खराब करने की कोशिश करेगी तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है जैसे हम हिंसा भड़का रहे थे। हम हिंसा भड़काएंगे? पिछले 1.5 साल से जन लोकपाल आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था। अगर हिंसा भड़कानी होती हम पिछले 1.5 साल में नहीं कर सकते थे? तो ये सब गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर गैंगरेप केस का मामला चले, उसी के अंदर ये भी मामला चलना चाहिए, इनकी मौत का मामला भी चलना चाहिए, ताकि दोनों मामले जल्द से जल्द निपटाए जा सकें और इन युवाओं का भविष्य जो है वो खराब ना हो। अगर कोई प्रश्न है तो ये एफआईआर की कॉपी भी हम लोगों ने आपको दी है। अगर आप इस एफआईआर को पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ नजर आता है कि धेले भर का भी सबूत नहीं है पुलिस के पास, और पुलिस जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रही है। देयर हैज़ टू बी सम, आपको हमारे देश की पुलिस की कार्रवाई तो पता है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसका सम्मान करना पड़ेगा। until unless the matter reaches a logical conclusion, let the police charge sheet, let the matter progress। आप अभी से ये अनुमान क्यों लगा रहे हैं कि आपके पार्टी वर्कर्स या जो यूथ है उनको किसी ना किसी तरह पुलिस या सरकार हमें षड्यंत्र में हिस्सा बनाए? वो तो दिख ही रहा है। कोई देयर हैज़ टू बी सम प्राइमा फेसाई एविडेंस। आपने खुद कबूल किया सर कि एक पार्टी मेंबर गिरफ्तार हुए चमन जी, वो आपके पार्टी से ताल्लुक रखते थे। कहीं ना कहीं क्या आप इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के मेंबर्स कोई शामिल नहीं था? मैंने कहा कि अगर कोई भी शामिल है सख्त से सख्त सजा दो, बट देयर हैज़ टू बी अ प्राइमा फेसाई एविडेंस। आप 10 महीने उसको गिरफ्तार करके और उसके बाद कहें कि अब सबूतों के अभाव के अंदर इनको छोड़ा जा रहा है। सर तब की तब देखेंगे, कैसे तब की तब? मैंने यही तो कहा कि आप अगर इन युवाओं का करियर बर्बाद कर देंगे, तब की तब का क्या कैसे हो सकता है? अभी अपने लिए डिफेंस लिया, जैसे आपके वकील साहब और ऋषि जी ने इस बात को कोर्ट में तो लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट तक भाई आप किसी को भी उठा के और जेल के अंदर डाल के और 307 का मुकदमा दायर कर देंगे क्या? अगर ऐसा होगा तो हम उसकी खिलाफत करेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्लो जुडिशरी। हम सारे लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं रेप केस के अंदर। सर जी आप सबूत तो दीजिए। देयर हैज़ टू बी एन आयोटा, ये देखिए कानून मैं भी जानता हूँ। इन ऑर्डर टू रजिस्टर एन FIR देयर हैज़ टू बी अ प्राइमा फेसाई एविडेंस। वेयर इज दैट प्राइमा फेसाई एविडेंस? क्या हम अभी आपको गिरफ्तार करके आपके ऊपर 307 का मुकदमा लगा सकते हैं कि आपने सुबह पर ऐसा पुलिस ने कोशिश करी लेकिन जज इंटरफेयर्ड, द कोर्ट इंटरफेयर्ड एंड दैट इज हाउ डू यू नो? यू वर नॉट प्रेजेंट। The lawyer is saying, kindly go through the FIR. There is not an iota of evidence in the FIR. The judge asked at least 8 times from the police कि where is the evidence? Police had no evidence, absolutely no evidence. कुछ प्राइमा फे भाई ये ट्रायल दिल्ली पुलिस की अफवाहों के बेसिस पे तो नहीं हो सकता ना। ट्रायल तो कोर्ट के अंदर होगा, तो कोर्ट के अंदर तो कोई एविडेंस है ही नहीं। पर फिर भी एक मिनट, बट देयर हैज टू बी, यू सी यू कांट, आप किसी के करियर के साथ ऐसे वो नहीं कर सकते। आप 10 महीने तक उसके ऊपर केस लगाएं। हमारा ज़्यादा मकसद ये है
कि जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी मौत के, उनको असली लोगों को पकड़ो ना। उनको असली लोगों को आप नहीं पकड़ रहे। आप 8 लोगों को कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हो जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, और 8-10 महीने के बाद, ट्रायल के बाद आप कहोगे अगर सबूतों के आधार पर इनको छोड़ा जा रहा है। इन 8 लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया और असली लोग जो हैं वो बच के चले गए। आप असली लोगों को तो पकड़िए। आपका इंटरेस्ट नहीं है कि असली लोग पकड़े जाएं, आपका केवल इंटरेस्ट प्रोसीजर्स के अंदर है कि भाई चलो छूट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? असली गुनाहगार छूट गए और गलत लोगों को पकड़ के आपने उनका 8 लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया, और 1 साल के बाद आप कह देंगे कि सबूतों के अभाव के अंदर उसको छोड़ दिया गया। प्राइमा फेसी एज अ सोसाइटी, आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग. All that we are doing is we are questioning them. Are you giving an assurance here today that for all such future protests or gatherings which involve such a large-scale mob gatherings where you are involved, are you giving us an assurance that none of your party people will ever be involved in any kind of If so punished. If ever that. सवाल को थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं। उस दिन हमने सड़क पर बैठ गए थे, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, आपकी पूरी टीम थी। उसके बाद वहाँ पर एक पीसीआर वैन आया और लोगों ने उसको बिल्कुल चूर कर दिया। एक आदमी ऊपर चढ़ के पीटने भी लगा। मैं आपकी बाइट लेने भी वहाँ उस वक्त गया था। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पर उस मॉब को या वॉयलेंस को रोके, लेकिन आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव ऐसा नज़र नहीं आया कि आप वॉयलेंस को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप कुछ जिम्मेदारी लेंगे कि उस पूरे अनकंट्रोल जो सिचुएशन नहीं ऐसा है। मैं भी वहाँ था आंदोलन में। विजय नहीं, आप पूरी पार्टी की बात करें, नॉट इंडिविजुअल मैटर। ये धरने पर बैठे थे, हमने 20 कार्यकर्ताओं को चारों तरफ लगा रखा था कि कोई भी किसी भी तरह की हिंसा करे, किसी तरह का इस तरह का उत्तेजनापूर्ण अगर बात करने की कोशिश करे, रोका जाए। हम लोगों ने पैर पकड़ करके लोगों को रोका। विजय चौक पर भी रोका उस दिन सुबह से लेकर के शाम तक, और उस दिन इंडिया गेट पर भी रोका। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, योगेंद्र यादव ने भी रोका था। एक मिनट, मैं गोपाल भाई की तरह इतना ही कहना चाहता था कि बाकी साथियों के साथ साथ मैं भी सारा दिन वहाँ मौजूद था, और मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, मैंने घूम के, मैंने और मनीष भाई ने एक स्टेज पे, क्योंकि कौन कहाँ था तो उस वक्त किसी को पता नहीं लग रहा था। आप सब जानते हैं क्या सिचुएशन थी वहाँ। मैं और मनीष भाई एक जगह पे मिले और हमने कहा चलो हम घूम के लोगों को कहते हैं, जिसको हम चेहरा पहचान सकते थे उसको कहा भाई जाओ, सबको बोलो ये जो भी एक आधा पत्थर चला रहा है उसको रुकवाओ, किसी तरह से रुकवाओ। मैंने पर्सनली एक आदमी की जेब से पत्थर निकलवाए, जो मुझे दिखा, उसकी जेब से पत्थर निकलवाए, उससे कहा कसम खाओ कभी तुम ऐसा काम नहीं करोगे। लेकिन ये कोई आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित रैली नहीं थी, ये एक स्वतःस्फूर्त जनता का आंदोलन था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा चूंकि आम आदमी है इसलिए हम वहां जाएंगे, हम भी अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपनी तरफ से जायज मांग उठाएंगे, हम अपनी तरफ से संजीदा व्यवहार करेंगे और दूसरों को कोशिश करेंगे कि संजीदा व्यवहार करें। मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ, ये जो उस दिन जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, मुझे नहीं लगता उस घटनाक्रम का कोई भी पहलू रहा होगा जो किसी ना किसी कैमरे के अंदर नहीं है। इतने कैमरेज थे वहां पे, और जब पत्थर चल रहे थे तब भी कैमरा था। मुझसे 1-2 चैनल्स ने पूछा और उस वक्त मैंने बयान दिया कि उसने मुझे दिखाया, कहा ये देखिए पत्थर चल रहा है। मैंने कहा हाँ पत्थर चल रहा है और ये इस आंदोलन की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। अगर जो भी चला रहा है वो इस आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। उस दिन शाम को 5 बजे हमने प्रेस स्टेटमेंट दिया, ये पुलिस के आक्रमण से 25 मिनट पहले है। अश्वती यहाँ खड़ी हैं और वो सब आप सबके इनबॉक्स में होगा वो स्टेटमेंट, तो आप उसका टाइम चेक कर सकते हैं। उसमें हमने कहा था कि ये आंदोलन पीसफुल है, पीसफुल होना चाहिए, और जो कोई भी तत्व इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस आंदोलन के खिलाफ है। हमने अपनी तरह से हर तरफ कोशिश की, और आप सब लोग जो वहाँ मौजूद थे आप जानते होंगे, इंडिया गेट के इस तरफ जो क्राउड था, जो राष्ट्रपति भवन की तरफ था, वहाँ पे ये सब कन्फ्रंटेशन हो रहे थे। हमने कोई घंटा भर कोशिश की कि इसको किसी तरह से कुछ लोगों को काबू किया जाए। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, इनमें से कुछ लोग हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है, और हम ज़्यादातर लोग सब पीछे की तरफ आ गए थे, जहाँ बैठे हुए थे, जहाँ गाने चल रहे थे, जहाँ स्ट्रीट थिएटर चल रहा था, जहाँ नारे चल रहे थे। कोई किसी किस्म की हिंसा, और मेरे ख्याल से 80% क्राउड इंडिया गेट के इस तरफ बैठा हुआ था, किसी किस्म की हिंसा वहाँ नहीं हो रही थी। और आप सब ने देखा होगा जब पिटाई हुई हम सब की, मेरी भी और सब की, तो इस तरफ वाले लोगों की पिटाई हुई, उस तरफ वाले तो भगभग ही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, जहाँ इतने कैमरास थे वहाँ
कौन पत्थर चला रहा था, इसका कुछ एविडेंस तो कैमरा पे होगा, किसी ना किसी कैमरा पे तो होगा। आप उस एविडेंस को पेश कीजिए, जो एविडेंस कहेगा वो बात हम मानेंगे। अगर एविडेंस दिखाता है कि हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं, कृपया उस एविडेंस को लेके आइए, हम उसके बारे में सार्वजनिक मांग करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। लेकिन एविडेंस के अभाव में, या ये जानते हुए कि मेरी जेब में कोई एविडेंस ना है ना आएगा, उसके बाद पुलिस और प्रशासन जो प्रचार करते हैं, ये तो किसी भी तरह से फेयर नहीं है। क्योंकि बाद में 10 महीने बाद कोर्ट कुछ भी कह देगा, पर 10 महीने तक तो आपने प्रचार कर दिया ना कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग पत्थर चलाते हैं इत्यादि। इसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके पास जो एविडेंस है आज सारी जनता के सामने लाएं, दिखाएं हमारे कौन कौन से कार्यकर्ता पत्थर चला रहे थे। इतने फोटोग्राफर थे ना, कहीं तो फोटो होगा, वो चलाएं। देखिए, वो तो जैसे आप लगाते हैं आरोप पॉलिटिशियंस पे, आप बहुत सारे इश्यूज को रेज करते हैं। None of those charges have been corroborated, but you present facts prima facie which you feel are goes against those guys. Prima facie there are. So where did hear me out? There have been several eyewitnesses. Shamji is there, I'm there. Several others are there who are not present here, who have recognized members of your association, members of your party, कार्यकर्ता हैं या लोग जो आपके प्रायर धरनाज में या प्रोटेस्ट में देखे गए हैं। They have seen them with their own eyes. कैमरा आप बोल रहे हैं कि एविडेंस लेके आइए। अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि हम अपने खुद की जान और माल की उस वक्त हिफाजत कर रहे थे। हमने बैठ के इस तरह से एविडेंस के नज़रिए से किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया, बट जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा ये कहना है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई 4:30 बजे की घटना होगी जब सामने वाले क्राउड में पत्थर चल रहे थे। उस वक्त CNN IBN के कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुझसे ऑन एयर पूछा, ये देखिए पत्थर चल रहे हैं। उस टाइम वहाँ कैमरा था, कैमरा आराम से रिकॉर्ड कर रहा था, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि ना हो। और मुझे लगता है कि उस वक्त तक 5:30 बजे तक कैमरा आराम से काम कर रहे थे, और कैमरामैन अपनी हिम्मत से, बहादुरी से, लेकिन अपनी भूमिका निभा रहे थे वहाँ पे। एक कैमरा में नहीं, दूसरे कैमरा में इतने लंबे चल रहे हैं, कहीं तो कोई एविडेंस आया होगा। और जो आप प्रत्यक्षदर्शी की बात कर रही हैं, कृपया उन्हें कहें कि वो आइडेंटिफाई करें। कुछ तो आइडेंटिफिकेशन कहीं होना चाहिए। बिना आइडेंटिफिकेशन के ये फिर एक बिल्कुल वो लगता है। और हमें एक जो इम्प्रेशन इस सारी चीज़ से पड़ता है कि वो सरकार जो राजनीतिक रूप से इस जन आंदोलन का मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ पा रही है, फिर वो अपना पुलिस प्रशासन और इस तरह की रूमर्स का सहारा ले रही है। मुकाबला करना है, राजनीति में खुल के सामने आओ, इस इनडायरेक्ट तरीके से करने का क्या फायदा। अरविंद जी, तो सवाल है, मीडिया वालों का आई कार्ड देखने बाद पुलिस ने हमला किया है, जैसे हमारे सामने एक है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि मीडिया पर हमला जानबूझ करके आई कार्ड देखने के बाद किया गया। दूसरा है कि राजवाला को जो पीटा गया, मारा गया इनफैक्ट, तो उस समय किसी पुलिस वाले पर FIR नहीं हुआ नाम लेकर के, यहाँ कैसे हुआ, इसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? रामदेव की जो सहयोगी थी रामलीला में, जिन पर हमला हुआ था, उस पर FIR नहीं हुआ कि उसी पुलिस वाले को नाम लेकर के यहाँ हुआ है। दोनों केस में क्या अंतर है? यहाँ पे पुलिस वालों के खिलाफ FIR हुआ है, वहाँ नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे हुआ है। यहाँ कैसे कर दिया लोगों के खिलाफ? यहाँ पत्थर में मरे तो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे लगता है वो कानूनी तौर पे तो ये बताएंगे। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि पुलिस के खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करने के लिए आपको शायद सेक्शन 197 की परमिशन की ज़रूरत होती है। पुलिस के लिए सब खून माफ़ होते हैं, पुलिस कुछ भी कर सकती है अपनी ड्यूटी का हवाला देके। और आपका जो दूसरा प्रश्न है कि जो मीडिया के साथियों के ऊपर हमला हुआ, उसको तो कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। और ऐसा नज़र आता है कि शायद जानबूझ के किया गया ताकि जो वो कह रही हैं सबूत सारे नष्ट कर दिए जाएं, क्योंकि सबूत कोर्ट तो सबूत मांगेगा, तो सबूत सारे नष्ट कर दिए जाएं, कोई उसको कैप्चर ना कर पाए। और जिस विभत्सता के साथ उस दिन शाम को पिटाई की गई है, ताकि वो कोई भी चीज़ कैप्चर ना हो पाए, शायद पहले मीडिया को ठिकाने लगाया गया और उसके बाद ये हमला किया गया। अफवाह की बात कर रहे हैं, अफवाह किस तरह से फैलती है? मनीष जी ने किसी का वहाँ पे बेल नहीं दिया, ये तो फैक्ट सबको पता था। फिर DCP जैसे रैंक का आदमी अगर ऑन रिकॉर्ड कहता है और हर चैनलों पे चल रहा है, तो अफवाह किस तरह से उड़ाए जाते हैं और क्यों उड़ाए जाते हैं और किस कारण उड़ाए जाते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं हो। अब उस दिन क्या हुआ और कहाँ से फैक्ट्स आए वो तो बाद में निकाला जाएगा। लेकिन अभी कल की घटना है कि मनीष जी ने किसी का बेल नहीं दिया, और आज सारे चैनलों पे चल रहा है कि मनीष जी ने बेल दिया। किस बेसिस पे कहा जा रहा है? एक और FIR किसने किया?
प्रोसीडिंग्स में कौन था, वो आईओ को पूछो। अफवाह कैसे फैलता है उस पे सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस दिन संडे की शाम को शायद पुलिस ने एक प्रेस रिलीज दी होगी, क्योंकि अगले दिन सारे अखबारों में था कि 65 प्रोटेस्टर्स को चोट आई और शायद 80 या 90 पुलिस वालों को चोट आई। बड़ा अजीब था, डंडे पुलिस मार रही थी और ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए, ये तो समझ में नहीं आया। ये एफआईआर के अंदर इसके तथ्य लिखे हुए हैं। एफआईआर में लिखा हुआ है कि 20 पुलिस वाले घायल हुए और 53 प्रोटेस्टर्स घायल हुए। तो पुलिस किस तरह से अफवाहें फैला रही है चारों तरफ, किस तरह से झूठ बोल रही है चारों तरफ, वो तो साफ जाहिर है। मेरा सवाल ये है कि पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की जांच पे आपने सवाल उठाया, तो अब आगे किस तरह की जांच होनी चाहिए? आखिर मौत तो सुभाष तोमर की हुई है। हमारे पास भी क्या, यही तो सारा देश मांग कर रहा है कि जितना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सारा का सारा ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस जिस तरह से व्यवहार कर रही है, जब एसडीएम ने क्वेश्चन उठाए हैं उसके ऊपर, जब जिस तरह से दिल्ली पुलिस फर्जी केसेस की कोर्ट के अंदर ले जा रही है, तो कौन एजेंसी जांच करेगी? यही बात हम लोगों ने एंटी करप्शन केस में भी उठाई थी कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर यही तो बात है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स किए जाएं। पुलिस रिफॉर्म्स में पुलिस को डायरेक्टली सरकारी कंट्रोल के बाहर ले जाया जाए। जब तक सरकार के कंट्रोल में पुलिस रहेगी तब तक, जैसा कि योगेंद्र भाई ने कहा, कि उसको राजनीतिक तौर पे राजनीतिक टूल के लिए हथियार की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। चमन का मोबाइल पुलिस के पास है। सारी घटना हुई है 5 बजे की बात की। चमन को इन्होंने गिरफ्तार किया है 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास। गिरफ्तार होते ही उसने लगातार 2-3 साथियों को फोन कॉल किया और बताया कि मुझे गिरफ्तार किया गया है और तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। उसके फोन कॉल में रिकॉर्ड है, आप निकाल करके चेक कराइए। जिस साथियों को, तुषार नाम के साथी को फोन किया जो उसके साथ था, उसके मोबाइल में रिकॉर्ड है। वो 2:30-3 बजे के बीच में वो कहता है मुझे गिरफ्तार करके यहाँ थाने लाया गया है पुलिस का। तो उसके बाद जो है आप 5 बजे 5:30 बजे घटना है इनकी और आप उसके ऊपर केस लाद रहे हो उसका। आप रिकॉर्ड चेक करा लो। एक आखिरी सवाल राजीव जी, अगर मैंने ठीक सुना, आपने ये कहा कि जो रेप का फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा गया वहाँ पे ये 8 का भी मामला ले जाया जाए, तो आप पर ये आरोप है कि आप इस पर राजनीति कर रहे हैं और ट्रिविलाइज कर रहे हैं। रेप एक बहुत सेंसिटिव मामला है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, जो उस लड़की की सुभाष तोमर की मौत भी सेंसिटाइज मसला है। तो फिर वो चीज़ आ रही है कि आपको सुभाष तोमर की मौत कम से कम इम्पोर्टेंट लगती है? मैंने 8 का नहीं कहा, मैंने कहा ये मामला, सुभाष तोमर की मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी लोग हैं उन दोषी लोगों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ये मामला मैंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए। अगर इन 8 लोगों ने किया है तो इनको सज़ा दो, लेकिन हमें ये लगता है कि ये 8 लोग बिल्कुल निर्दोष हैं और असली लोगों को छोड़ा जा रहा है। असली लोग कौन है, किन लोगों ने एक्चुअली हमला किया, उन लोगों को पकड़िए ना। और वो जैसा इन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद आपके कैमरे टूटे, उसके पहले की तो रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास। उस रिकॉर्डिंग के अंदर तो पता चल जाएगा 2 दिन से वायलेंस हो रही थी। उन लोगों को कैमरे में से निकाल के क्यों नहीं पकड़ते हैं आप लोग? हम कह रहे हैं कि असली लोगों को सज़ा दीजिए, इन 8 लोगों को भूल जाइए। ये ज़रूरी नहीं है, हमने इसलिए 8 लोगों का जिक्र किया क्योंकि इसकी वजह से हमारे ऊपर तोहमत लगाई जा रही है। 8 लोग, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन असली लोगों को तो पकड़िए, जिन लोगों ने सुभाष तोमर की मौत के जिम्मेदार हैं। वो भी उतना ही संगीन मामला है, सुभाष तोमर की मौत, और गैंगरेप का मामला भी उतना संगीन है। India Gate. It was a movement which was started by common people. A day prior to it, they all wanted to put rise on a hill. So in this case, when the Delhi police says that they'll be examining the footage and then they'll be probably booking you for inciting the mob, doesn't this make sense that first they'll be looking through the footage and then they'll be probably pinpointing fingers? But you have today had a press conference and you want all air to be clear around. तो पुलिस ने झूठ बोला है ना। If they have not examined the evidence, how did they register an FIR? How did they take the case to the court? Where is the evidence? The process is underway. It's not as if you are going to be charged guilty right away. How can you register an FIR without an evidence? No, that reached that day, not individuals. They were not organizations, and there were people who were leading those groups at that point in time. This is not But were these people leading the groups? No, you had a group of people with you who reached there. You see, firstly, I think generalizing that तो 4 दिन से हमारे कार्यकर्ता हम तो शुरू से मौजूद है कार्यकर्ता। मैं तीसरे दिन गया था। जिस दिन रायसीना पे स्टूडेंट्स गए थे,
वहाँ भी हम लोग मौजूद उस थे। दिन वहाँ मौजूद थे हमारे लोग, मनीष भी था, गोपाल राय भी थे। सुबह से लेके 10 बजे तक आप लोग जो कह रहे हो कि आपके लोग जिम्मेदार हैं वायलेंस के लिए, आई थिंक दिस इज नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग चारों दिन देखिए, मौजूद थे वहाँ। हम अपना पक्ष आज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पुलिस ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलाया कि हमने 8 ऐसे लोगों की जमानत ली है जिन्होंने वहाँ हिंसा फैलाई है। इसलिए हमने ये तथ्य रखे कि पुलिस झूठ बोल रही है। हमने पहली बात तो किसी की जमानत नहीं ली, और दूसरी बात, जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया था उनके तथ्य ये बताते हैं कि पुलिस गलत कर रही है। पहली बात, कल जज ने जब पूछा, कोर्ट ने जब पूछा कि इनको कहाँ से उठाया है जहाँ पे वायलेंस हुई और इनका क्या रिलेशन है, पुलिस के पास में कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने 2 लड़कों को 12 खंबा से उठाया, वहाँ पे हिंसा हो रही थी, कहीं किसी के पास रिपोर्ट है? तिलक मार्ग से उठाया, कहीं किसी के पास रिपोर्ट है? पुलिस ने तो अलग अलग जगह से अलग अलग समय पे उठा के उन पर हत्या का मामला दर्ज करना, इसी में कंट्राडिक्शन है। हम ये कह रहे हैं कि जिन 8 लोगों के, पहली बात तो यही बात झूठ हो रही है कि हमने उनकी जमानत ली। ये एकदम गलत तथ्य डीसीपी ने, इतने सीनियर ऑफिसर ने पेश किए हैं और जिनको सुबह से लगातार देश के सामने आप लोगों के माध्यम से पहुंचाया है। इस बात को झुटलाने के लिए कि झूठा है, ये हम अपना वर्जन रख रहे हैं। दूसरा, प्राइमा फेसी जो चीज़ें पुलिस ने रखी हैं देश के सामने, हम भी देश के सामने उनकी चीज़ें रख रहे हैं। मैं फिर क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ये कहना कि हम जिस दिन उसमें शामिल हुए उस दिन हिंसा शुरू हुई, ये बात इसलिए कतई झूठ है। फिर ये सारी बात कैमरा पे है कि उससे पहले दिन जब रायसीना हिल पे पहुंचे, जब टीयर गैस और सब चीज़ें हुई, सारा दिन सुबह से शाम तक मनीष भाई वहाँ थे, गोपाल भाई वहाँ थे, कुमार विश्वास वहाँ थे और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ थे। ये सब चीज़ कैमरा पे है। तो हम सब लोग पहले दिन थे तब वायलेंस नहीं हुआ, हम सब लोग दूसरे दिन थे वायलेंस हुआ। इससे क्या साबित होता है? राइट, नो दैट्स ट्रू। नहीं, और हम आपके माध्यम से देश के सामने कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि होता ये है। बात भी सर एविडेंस पे है, जो हमने देखा जब बाबा रामदेव जुड़े, वीके सिंह आए, संडे की जो घटना हुई उसमें जो एलिमेंट्स फ्राइडे को थे, जो एक मूवमेंट, एक सेंसिटिव मूवमेंट था स्टूडेंट्स का या यूथ का, वो मूवमेंट तब तक बहुत डाइल्यूट होकर और बहुत सारे लोग को उसने इख्तियार कर लिया और बहुत सारे एलिमेंट्स हो चुके थे। हम केवल आइंदा कभी इस तरह की मॉब गैदरिंग हो तो क्या आप अपनी पूरी, जिस तरह आपने आंदोलन कंडक्ट किया जन लोकपाल का, क्या आप अपने सारे ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को? बिल्कुल। मेरे ख्याल में अरविंद भाई अपने मुंह से दोबारा इस बात को दोहरा दें। हमने हमेशा, ये हमारे लिए केवल टैक्टिक्स का सवाल नहीं है, हमारे लिए सिद्धांत का सवाल है कि इस देश में हिंसा से कोई बुनियादी बदलाव कभी नहीं आ सकता। हिंसा का केवल एक ही परिणाम होता है, आंदोलन को नुकसान पहुंचता है और उससे जिस उद्देश्यों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो लड़ाई कमजोर होती है हिंसा से। ये हमने बार बार कहा है, लेकिन अरविंद भाई अपने मुंह से कहें तो सबको विश्वास होगा। Arvind, also, do you feel that Baba Ramdev and VK Singh were also have been dragged in, or are you only vouchsafing for yourself and our volunteers that you did nothing to incite violence? No, I don't know. Do you feel they also did not do anything and they've also been wrongly dragged by the मुझे तो ऐसे ही लगता है, मुझे ये लगता है कि वायलेंस करने वाले कुछ लोग थे, कुछ तत्व थे जिनको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा था, किया जा सकता था, लेकिन एक ये दिखाना, ये प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है जैसे स्वामी रामदेव जी, वीके सिंह और हम लोग जो हैं वो सारी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। वायलेंस करने वाले लोग और थे और उन लोगों को मैंने खुद देखा, मैंने खुद कोशिश की, गोपाल भाई ने कोशिश की, मनीष ने कोशिश की, योगेंद्र ने कोशिश की कि वो वायलेंस रुक सके, लेकिन वो सब लोग हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, हमारे कंट्रोल के अंदर भी नहीं थे।